नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कैसी है, ये सब मैंने पूरी की पूरी प्रस्तावना यहाँ पर लिख दी है। प्रस्तावना से पहले की यदि हम बात करें, जो भारतीय संविधान है उसके जितने भी टॉपिक है वो सारे हमने YouTube पर डाल दिए हैं। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में। वहीं से आगे आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग, मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सब की बात हो रही है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण यानी पूरे तरीके से प्रभुत्व संपन्न यानी पूर्ण रूप से संपन्न, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि किसी की कोई किसी भी तरह से गुंजाइश नहीं हो, समाजवादी अर्थात समाज के लिए, पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को, लोकतांत्रिक जनता के लिए, गणराज्य बनाने के लिए अथवा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सुन लीजिए, ये प्रश्न बहुत आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है या कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ध्यान दो, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। विचार और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। यदि हम बात करें भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 की, तो 19 के 1 में ही ये दे रखा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की और बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो वो बात इसमें संविधान की प्रस्तावना में रखी गई है। ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, यानी हमारा जो विश्वास है वो अटूट होना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। धर्म और अवसर की समानता। अवसर मतलब जो अपॉर्चुनिटी होती है उनको प्राप्त करने की समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी जो भी व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उसकी जो गरिमा है, उसका जो मान सम्मान है, उसको बनाए रखना। ठीक है। गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता मतलब हमारा जो देश है वो भारत है, और भारत की जो एकता है वो, देखो भारत में अनेकता में एकता है। कैसे? भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। किसी का रहन सहन अलग है, किसी का खान पीन अलग है, किसी की वेशभूषा अलग है, किसी की बोलचाल अलग है, किसी की भाषा अलग है, लेकिन फिर भी भारत में अनेकता होते हुए भी एकता पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब हमारे राष्ट्र की जो एकता है और अखंडता है इसे हमें टूटने नहीं देना है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा, एक दूसरे से मिलकर रहना, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब हम ये संकल्प लेते हैं। ये प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के संकल्प का उल्लेख है। तो दोबारा सुन लो, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यह अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत्सर 2026 6 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से और क्या-क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, एक प्रश्न तो ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, इसे संविधान की
कुंजी कहा गया है। कुंजी समझते हैं कि मतलब चाबी, कुंजी कहा गया है, कहा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है प्रस्तावना के अनुसार। देखो यहां लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत के समस्त नागरिक, भारत के समस्त नागरिक। तो प्रश्न क्या है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोतों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग। और ये प्रश्न बहुत बार आता है। क्या आता है? प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार संविधान, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्तियों, समस्त शक्तियों, समस्त शक्तियों व स्रोतों का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। यानी कहने का मतलब ये है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान की समस्त शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वह कौन है? भारत के लोग हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना की। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है, क्योंकि संविधान में लिखी है तो संविधान का अंग है। क्या प्रस्तावना को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है, या प्रस्तावना को नहीं बदला जा सकता है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, पहला पॉइंट। तीसरे नंबर का है प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अभी मैंने बताया है कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है, इसलिए प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या भारतीय किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रश्न आता है कि ये निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय लिया गया था, निर्णय 1957 में। और 1957 में कब लिया गया? जब अदालत में एक मुकदमा प्रस्तुत किया गया। उस मुकदमे के तहत क्या था कि संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन करने की बात की जा रही थी, लेकिन 1957 में ये कह दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल संघ, इस मुकदमे के तहत इसका निर्णय लिया गया था। आगे प्रस्तावना से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? ऐसा हुआ कुछ समय बीतने के बाद एक और केस आता है जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये जो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए अदालत में अर्थात न्यायालय में चुनौती इसको दी गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, केरलवाद। इसका क्या मतलब है भैया? ये केशवानंद भारती जो थे ना, केरल के रहने वाले थे। केरल में एक मठ था जिसका नाम था एडिडीर मठ, उस मठ के ये स्वामी थे। अब उसकी जितनी भी जमीन थी, बहुत ज्यादा जमीन थी, तो उस जमीन की यदि हम बात करें तो केरल सरकार ने उसको आधा अपने दायरे में ले लिया था। अब ये जो केशवानंद भारती थे अपना थैला झोला उठा करके चल दिए कोर्ट की तरफ कि चलिए हम इस मामले को, इस मुकदमे की हम जो है मतलब वो पैरवी करेंगे या इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा गया था इसमें कि भैया ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ भी ये कहा गया था कि प्रस्तावना में
प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आगे क्या हुआ भैया? आगे ये निर्णय लिया गया कि जब ये केस पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर 13 जजों की एक पीठ बैठी, यानी भारत के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी बेंच जजों की जो बैठी थी वो इस केस में बैठी थी, जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल बात। ठीक है, ये कब का मामला है? ये है 1973 का मामला। 1973 का ये समय था। 13 जजों की पीठ बैठी, और उन 13 जजों की पीठ की यदि हम बात करें तो इन्होंने एक निर्णय दिया। उससे पहले एक प्रश्न मैं आपको ये बता देता हूं कि जो केशवानंद भारती थे, इनके वकील का नाम क्या था? नानी पालखीवाला। भारती के वकील उनका नाम था नानी पालखीवाला। ठीक है, ये नानी पालखीवाला जो थे, ये केशवानंद भारती के वकील थे। बाकी 13 जजों की बैठक लगती है और वो अपना निर्णय देते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो केशवानंद भारती थे, केरल का एक मठ था और वहां उस मठ का नाम था एटेनीर मठ। वहां के ये स्वामी थे, यानी प्रमुख व्यक्ति थे, या महंत बोल दीजिए, ये महंत थे। और ये केरल भूमि सुधार 1969 को चुनौती देने चल देते हैं भैया। अब क्या होता है आगे? ये चलती है, इन्होंने मुकदमा डाल दिया अदालत में। अब क्या होता है, तो इनके मुकदमे को सुलझाने के लिए 13 जजों की पीठ, यानी 13 जज बैठते हैं। देखिए, जब भी कभी किसी बड़े फैसले की सुनवाई करनी होती है और एक जज से अलग जजों का कोरम बनाया जाता है, तो वो विषम संख्या में बनाया जाता है, यानी 3, 5, 7, 9, 11 और 13। क्यों? क्योंकि अगर हम सम संख्या ले लेंगे, जैसे 4 ले लिए, 2 इधर 2 इधर, तो मामला बीच में उलझा रह जाएगा। अगर 5 ले लेंगे तो 3 इधर और 2 इधर, तो बहुमत चाहिए ना फैसला देने के लिए। तो वही हम बात कर रहे हैं कि फैसला जो है कब आया था? 1973 में आया। और ये जो मामला था, ये 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक चला। यानी कुल यदि हम बात करें तो इसकी जो सुनवाई चली वो 69 डे, यानी 69 दिन इसकी सुनवाई चली थी। फिर ये 13 जजों की पीठ इसमें बैठी और फैसला आया, और उस फैसले में क्या कहा गया? ये कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है, मूल हिस्सा है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि विधायिका अर्थात संसद, विधायिका यहां लिख देता हूं, विधायिका अर्थात संसद इसमें संशोधन कर सकती है, कर सकती है। अब यदि हम बात करें तो भैया ये पावर दे दी कि जो विधायिका है, जो संसद है, इसमें संशोधन कर सकती है। किस प्रकार का संशोधन कर सकती है? तो संशोधन कर सकती है सकारात्मक। कैसा? सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब ये है कि ऐसा संशोधन जो संविधान को मजबूतीकरण दे, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं आए, यानी संविधान को आगे बढ़ाए, क्षेत्रों का विकास हो, संविधान का विकास हो, लोगों का विकास हो, संविधान को मजबूती मिले, अर्थात सकारात्मक परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केरल बार मुकदमा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जैसे बात करें संशोधन,
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया, और वो संशोधन कब किया गया था? 1976 में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और क्या संशोधन किया इसमें? यानी इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अभी मैंने प्रस्तावना लिखी थी पूरी, उसमें था नहीं था ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो यहाँ से प्रश्न एक ये भी बन जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? मात्र एक बार। कब? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इस समय इंदिरा की सरकार थी। फिर प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यह प्रश्न आ जाएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला टॉपिक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू।